हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर पेपर 12 यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर। ओके, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो नोटबुक ले लीजिए, फोकस मोड ऑन कीजिए और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ओके, और हाँ, आप लोगों का जो 15 मार्क का क्वेश्चन है ये आप लोगों को मैक्सिमम 500 वर्ड्स लिखना है। ओके, यानी कि 6 से 7 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन छोड़ करके बीच में लिखना है, ठीक है। तो और हाँ, पॉइंट वाइज बना कर लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो English literature has always reflected the close and dynamic relationship between nature and human society. From the earliest writings to modern times, nature has been both a source of inspiration and a mirror to human emotions, struggles and cultural values. Okay? तो इसका मतलब है कि लिटरेचर के शुरुआत से लेकर आज तक राइटर्स ने नेचर और हमारे ह्यूमन लाइफ जो है, ठीक है, उसके बीच में का रिश्ता जो है वो रिश्ता को दिखाया है, ठीक है। ये रिलेशन कभी हार्मोनी का होता है या तो कभी कॉन्फ्लिक्ट का होता है, ठीक है। पुराने टेक्स्ट से लेकर मॉडर्न नॉवेल्स और पोएम तक नेचर को दो तरीक़ों से देखा गया है। एक तो इंस्पिरेशन का सोर्स, और जैसे कि पोइट को आइडिया मिलता है नेचर देख के, ठीक है। और दूसरा एक मिरर, जैसे ह्यूमन इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। खुशी होता है, दुख होता है या फिर स्ट्रगल, जो भी अपने लाइफ में होता है वो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। इन एंशिएंट एंड मेडाइवल लिटरेचर नेचर वॉज ऑफन सीन एज डिवाइन और सैक्रेड। For instance, pastoral poetry celebrated the simplicity of rural life and the harmony between humans and the natural world. तो अर्ली राइटर्स नेचर को डिवाइन पावर मानते थे। फॉरेस्ट, रिवर, गार्डन्स सिर्फ फिजिकल जगह नहीं थे बल्कि सैक्रेड स्पेसेस थे। और पेस्टोरल पोइट्री का मतलब है वो पोइट्री जो कंट्री साइड और सिंपल विलेज लाइफ को प्रेस करती है। ये पोइट्री दिखाती है कि ह्यूमन और नेचर एक साथ बैलेंस में जीते हैं, ठीक है। राइटर्स लाइक चॉसर एंड स्पेंसर शोड नेचर एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वेयर फॉरेस्ट, rivers and gardens were not merely physical spaces but also symbolic of peace, love and morality. तो चॉसर और स्पेंसर जो थे उनके वर्क्स में गार्डन, रिवर, फॉरेस्ट एकदम सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे गार्डन मतलब कि लव होता है यानी प्यार, और रिवर यानी कि लाइफ, और फॉरेस्ट यानी कि मोरालिटी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड दिस रिलेशनशिप बिकेम इवन मोर सिग्निफिकेंट। Poets like Wordsworth and Coleridge emphasized that nature was not only a backdrop but also a teacher and healer. Wordsworth considered nature as a moral guide capable of shaping human thoughts and emotions. तो रोमांटिक पोइट्स ने तो नेचर को अपनी पोइट्री का सेंटर बना लिया है, ठीक है। जो जैसे कि रोमांटिक पोइट है आपका वर्ड्सवर्थ, और कॉलरिज जो है वो आपका रोमांटिक पोइट्स है, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो पोइट्री है उनको नेचर को अपना सेंटर बना लिया है, ठीक है। मतलब कि जो भी है रोमांटिक चीज़ जो बनाते हैं वो आप देखोगे कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो भी बनाते हैं ये नेचर के थ्रू बनाते हैं, कि हमारा ह्यूमन बीइंग का प्यार नेचर के थ्रू, ठीक है, उस टाइप से। Wordsworth considered nature as a moral guide capable of shaping human thoughts and emotions. For him, interaction with the natural world was essential for spiritual growth and mental peace. Shelley and Keats also highlighted the power of nature to inspire imagination and creativity, portraying it as a force greater than human society. तो शेली और किट्स ने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को नेचर से लिंक किया है, ठीक है। और उनके लिए नेचर इंसान से बड़ी पावर है, मतलब कि नेचर जो है वो इंसान से भी बड़ी पावर है। ओके, In contrast, the Industrial Revolution brought a shift in this relationship. Literature began to reflect the growing tension between human progress and environmental degradation. Writers expressed concerns about how industrialization was disturbing the balance between man and nature. For example, Victorian poetry and prose often carried a nostalgic tone, lamenting the loss of rural landscapes.
सो इंडस्ट्रियल एज में फैक्ट्रीज और मशीन्स ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है। ओके इस वजह से लिटरेचर में एक न्यू थीम आई, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, मैन आदमी और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आई, और मतलब राइटर ने ये हाईलाइट किया कि ह्यूमन ग्रीड और प्रोग्रेस ने नेचर का बैलेंस बिगाड़ दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एग्जामिन्स दिस रिलेशनशिप थ्रू द लेंस ऑफ इकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। Writers now analyze how human exploitation of nature has led to issues like climate change, deforestation, and loss of biodiversity. Tribal and indigenous communities, especially in India and Jharkhand, are shown as living in close harmony with nature, offering lessons of sustainable living. Post-colonial environmentalism also critiques how colonization exploited both land and people, linking ecological destruction with culture operation. So, समझिए, अब के राइटर्स जो है यानी 20th और 21st सेंचुरी के एक न्यू अप्रोच से नेचर को देखते हैं, जैसे कि इको क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल इन्वायरमेंटलिज्म। ओके झारखंड के ट्राइबल लोग एकदम इको फ्रेंडली लाइफ जीते हैं। लिटरेचर में उनका रोल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। ओके और कॉलोनाइजर्स ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि लैंड को भी एक्सप्लॉइट किया है, और इसलिए पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स नेचर को कल्चरल स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं। ओके अब आते हैं कंक्लूजन। Thus, the relationship between nature and human society in English literature is not static but constantly evolving, from being seen as sacred and nurturing to becoming a victim of human greed and exploitation. Nature reflects human society's values, fears, and aspirations. The study of this relationship allows us to understand not just literature but also our responsibilities towards the environment. मतलब ये रिलेशन फिक्स नहीं है, ठीक है, हर एज में चेंज होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि नेचर हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, शुरुआत में नेचर डिवाइन थी और अब इंडस्ट्रियल एज में विक्टिम बन गई है। ओके और ये चेंज ह्यूमन सोसाइटी की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। तो लिटरेचर के थ्रू हम सीखते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो लिटरेचर हमेशा नेचर सोसाइटी रिलेशन दिखाता है, और एंशिएंट और मेडाइवल एग्जाम्पल है जैसे कि चौसर और स्पेंसर जो है वो एंशिएंट और मेडाइवल के पॉइंट्स है। ओके रोमांटिक पॉइंट है वर्ड्सवर्थ है, कॉलट्रिज है, शैली है और केट्स है। ओके और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आपका टॉपिक बिल्कुल यही रहेगा कि नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा वर्ड्स बस चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है कि मतलब डिफाइन करने को बोल देगा या एक्सप्लेन होगा। ठीक है मतलब ऐसा कुछ फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा आप लोगों को। ठीक है तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा। तो लेकिन आपका जो कंटेंट है, आपको जो समझना है वो है बिल्कुल यही है। ठीक है तो आप लोग अच्छे से समझो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इको क्रिटिसिज्म एंड डिस्कस इट्स स्कोप इन इंग्लिश लिटरेचर। सो इको क्रिटिसिज्म इज अ रिलेटिवली न्यू फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द इन्वायरमेंट। मतलब इको क्रिटिसिज्म एक नया ब्रांच ऑफ क्रिटिसिज्म है जो लिटरेचर और इन्वायरमेंट के रिलेशन को स्टडी करता है और ये देखता है कि बुक्स और पोएम्स स्टोरीज में नेचर को कैसे दिखाया गया है। ठीक है It explores how nature, ecology and environmental issues are represented in literary text. ठीक है The term gained prominence in the late 20th century through the awareness of nature's role in literature has always existed. मतलब कि इको क्रिटिसिज्म एक रिसेंट टर्म है, 20th सेंचुरी के बाद पॉपुलर हुआ है ये। ठीक है लेकिन लिटरेचर में नेचर हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे रोमांटिक पोइट्स के टाइम पे। ठीक है जिस टाइम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, केट्स ये सब थे। ठीक है एज इट्स कोर
Eco-criticism focuses on the interconnection between human beings and the natural world. It asks questions like how do writers represent nature, how does literature influence our perceptions of the environment, and how do cultural values shape our attitudes towards nature. By raising such questions, eco-criticism becomes an interdisciplinary study involving literature, culture, history, and environmental studies. So, इसका बेस आइडिया सिंपल है, यानी कि मन और नेचर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वर्ड्सवर्थ जैसे कि एग्जांपल में देते हैं कि वर्ड्सवर्थ नेचर को टीचर दिखाते हैं, ठीक है। डिकेंस पॉल्यूशन को हाईलाइट करते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है इको क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। द स्कोप ऑफ इको क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी ब्रॉड. इट इंक्लूड्स क्लासिकल पोइट्री, रोमांटिक राइटिंग्स, मॉडर्न नॉवेल्स, ट्राइबल नैरेटिव्स एंड इवन पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट. For example, romantic poets such as Wordsworth, Coleridge, and Shelley celebrated the beauty, mystery, and healing power of nature. Wordsworth even considered nature as a moral teacher. These works are studied by eco-critics to understand how literature can inspire ecological awareness. So, अब समझते हैं कि रोमांटिक पोइट जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शैली जो थे, ठीक है, ये इमेज मतलब कि वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर जो है वो टीचर था और शैली के लिए इमेजिनेशन का सोर्स था, ठीक है। On the other hand, eco-criticism also examines the negative impact of human actions on nature. Writers of the industrial Hardy highlighted the destruction of landscapes, pollution, and the hardships caused by urbanization. Through these works, eco-criticism connects literature to environmental history. लिटरेचर में सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं बल्कि डैमेज काउज्ड बाय ह्यूमन बींग्स भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो ह्यूमन बींग के द्वारा नेचर को नुकसान पहुंचाया जाता है उसके बारे में भी इको क्रिटिसिज्म में पढ़ा जाता है, ठीक है, मतलब ठीक है। और डिकेंस के नॉवेल में लंदन के स्मोक और फैक्ट्रीज दिखते हैं, जैसे कि हार्डी के नॉवेल्स में रूरल डिक्लाइन दिखाया गया है, और ये सब इको क्रिटिकल एनालिसिस के लिए एग्जाम्पल्स हैं, ओके। मतलब आप लोग एग्जाम्पल में ये सब लिख सकते हो, ठीक है। In the post-colonial context, eco-criticism studies how colonization not only exploited people but also destroyed forests, rivers, and biodiversity. Writers from India, Africa, and the Caribbean highlight the struggles of indigenous communities, showing how their lives are inseparable from the land they inhabit. In India, tribal literature from regions like Jharkhand provides a valuable insights into sustainable living and environmental harmony. So, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करता था बल्कि उनके इन्वायरमेंट को भी बर्बाद करता था। झारखंड के ट्राइब्स लैंड और फॉरेस्ट के साथ एकदम इनसेपरेबल है, और लिटरेचर में उनकी स्टोरीज इको लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है झारखंड, ओके। नेक्स्ट पैरा है, eco criticism also extends to contemporary literature dealing with climate change, global warming, and deforestation. Science fiction, novels, and modern poetry often create scenarios that warn us of ecological disasters. Thus, eco-criticism is not only a study of past texts but also a response to urgent global concerns. So, modern times में scientific novels और poems ecological disaster के warning देते थे, ठीक है। मतलब कि मॉडर्न टाइम में जो थे वो पोएम्स, नॉवेल्स और पोएम जो है वो वार्निंग देते थे, ठीक है, इसके थ्रू। तुम एम्फसाइज करना कि ये एक प्रैक्टिकल ब्रांच है, ओके, जो प्रेजेंट और फ्यूचर इश्यूज को भी एड्रेस करता है। कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन इको क्रिटिसिज्म enriches our understanding of literature by connecting it with the environment. It shows how literary works reflect, question, and influence our relationship with nature, with climate change becoming one of the biggest challenges of our time. Eco criticism provides a meaningful way to rethink both literature and life.
मतलब लिटरेचर को सिर्फ आर्ट के रूप में मत देखो, बल्कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के भी रूप में देखा करो, ठीक है। और इको क्रिटिसिज्म हमें बताता है कि लिटरेचर सिर्फ मन की कहानी नहीं है, बल्कि नेचर के सर्वाइवल की कहानी भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे यूनिट 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 मार्क्स क्वेश्चन और आंसर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद फोकस फॉर फाइनल्स। बाय बाय।